आप सभी को नमस्कार। भारतीय रेलवे के केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN 5/2024 का ये वीडियो है। इसमें भारतीय रेलवे ने कुल 81 पेज का बहुत वृहद नोटिफिकेशन जारी किया है। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारे डूज़ और डोंट्स होते हैं जिसे हम फॉर्म भरने के समय ध्यान नहीं दे पाते और बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट में इस नोटिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दलालों से और बिचौलियों से आपको सावधान रहना है। दलालों और बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप DVC कराने जाएंगे या मेडिकल कराने जाएंगे, बहुत सारे लोग बीच में आते हैं, इन सब से आप बच के रहिएगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे किसी भी प्रकार का पैसा वैसा लेन देन का ऐसा वाला काम है ही नहीं रेलवे का। ठीक है, चलिए। पोस्ट का नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, इसमें क्या वैकेंसी थी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। लास्ट डेट है इसको भरने का 13/10/2024 और करेक्शन करने का समय है आपका 16/10/2024। ये आपके पोस्ट हैं: चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। मतलब कि ये दो आपके अकाउंट सेक्शन मतलब क्लर्कियल जॉब हो गए। एक आपका सुपरवाइज़र पोस्ट है, एक स्टेशन मास्टर है और एक गुड्स ट्रेन मैनेजर है। ठीक है, आपको अपने चुने हुए RRB बोर्ड में ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। RRB बोर्ड आप कैसे चुनेंगे? RRB बोर्ड जनरली कैंडिडेट जो है वैकेंसी की संख्या के आधार पे करते हैं। जिस भी बोर्ड में आपको लगे कि आपके पास दो मेजर चॉइस होते हैं। एक तो जिस बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ बच्चा अप्लाई कर देता है, या तो वो जिस बोर्ड का होता है, जहाँ पे आपका घर होता है जिस एरिया में, उस बोर्ड में बच्चा अप्लाई करता है। तो किस बोर्ड में कितना वैकेंसी है वो हम लोग आखिरी में देखेंगे। इस नोटिफिकेशन के सबसे आखिरी में दिया हुआ है। तब तक के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसे हम कवर करते हैं। इस नोटिफिकेशन में एक बात ये नहीं है कि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि पहले 18 से 33 वर्ष के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते थे। इस फॉर्म में 18 से 36 वर्ष के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। कारण क्या है ये बता रहे हैं भाई कि कोविड-19 पैंडमिक के कारण जो बच्चों को नुकसान हुआ था, इसलिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ अब आपको यहाँ पे जो बिल्कुल ध्यान रखनी है वो ये है कि जो लास्ट डेट है उसके पहले तक आपके सारे रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। ये क्या है, ग्रेजुएट लोगों के लिए है। तो ग्रेजुएशन का आपका डिग्री 13/10/2024 के पहले ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया हो। अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, आप अपीयरिंग है, तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं होंगे, तो आपको अप्लाई इसमें नहीं करना है। ठीक है, कैंडिडेट के पास अपना खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी आप कभी नहीं बदलेंगे आखिरी तक। एक आप आदत डालिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप कभी ना बदलें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको इसी में आएंगे। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना, और किसी एक RRB में ही कर पाएंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर दिया है या एक से ज़्यादा RRB में अप्लाई कर दिया है तो आपका एप्लीकेशन रिज़ल्ट हो जाएगा और आप डिबार भी हो सकते हैं। अगर आप रेलवे के डिबार लिस्ट में हैं और भविष्य में अगर आपने एप्लीकेशन किया है रेलवे में, तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देंगे कि एप्लीकेशन सिर्फ एक बार अप्लाई करेंगे और किसी एक RRB में ही आपको करना है। ठीक है, RRB का फुल फॉर्म होता है रेलवे रीजनल बोर्ड। जैसे कि आपका एक बिलासपुर हमारा RRB है। ठीक है, तो कैंडिडेट कैन मॉडिफाई एप्लीकेशन। कैंडिडेट क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन को अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। 16 तारीख तक हमने डेट देखा था, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी मॉडिफाई नहीं होंगी। क्या क्या कि आपने किस RRB में अप्लाई किया है, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। तो इस 3 चीज़ के लिए आपको श्योर होना पड़ेगा शुरू से ही कि मुझे किस RRB में अप्लाई करना है, मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्या है जो मैं कभी नहीं बदलूंगा। आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल करने होंगे, जो हम आगे देखेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम सेंटर और डेट में चेंजेस नहीं होंगे। आपको जो अलॉट होगा आपको उसी में ही जाके करना पड़ेगा। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस। चलिए इसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए हाईलाइट करके रखा है हमने। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कैसे होगा आपका, पहले होगा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेज 1 में, ठीक है। फिर स्टेज 2 का कुछ एग्ज़ाम होगा, इसका एक टेबल है नीचे आपको दिखेगा। फिर जिसमें साइको टेस्ट होना है उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा CBT के माध्यम से, और जिसमें टाइपिंग टेस्ट होना है क्लर्क वाले में उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर आखिरी में आपका एक मेडिकल होगा। ये सब DVC के इसके पहले DVC होगा, है ना। तो ये सब चीज़ DVC मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिस आधार पे आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो समस्त दस्तावेज मूल प्रति में और जितनी फ़ोटोकॉपी वो लाने बोलेंगे वो अटेस्ट करवा के या सेल्फ अटेस्ट करके जैसा भी निर्देशित किया जाए वो लेके आपको पहुंचना रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बाकी चीज़ें आप हाईलाइटेड देख सकते हैं। RRB जो है वो 15 गुना लोगों को बुलाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। तो जैसे कि सपोज़ 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी का 15 गुना कितना हो गया, 1500। तो वैकेंसी के 15 गुना लोगों को सेकेंड स्टेज के लिए बुलाएंगे, ठीक है। पेपर आप देंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान देंगे, अंधाधुंध तुक्का नहीं लगाना है। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो जो आप श्योर रहेंगे आप उस हिसाब से उसको अप्रोच करेंगे एग्ज़ाम को, है ना। चलिए फिर से वही बात है कि जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको स्पष्ट रूप से बार बार बोला गया है कि आपके पास 13/10 तक समस्त क्वालिफिकेशन संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। जैसे सपोज़ आपका मार्कशीट आ रहा है 15 तारीख को, 15/10/24 को, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। जाति प्रमाण पत्र इत्यादि अगर आपके में साइन हुआ है कि 15/10/2024 का साइन हुआ है उसमें, है ना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सारे कागज़ आपको 13/10 के पहले इकट्ठा करना है एनी हाउ, ठीक है। एक बात और, जाति प्रमाण पत्र वगैरह समस्त प्रमाण पत्र इनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होंगे। फॉर्मेट्स इसमें नीचे दिए हुए हैं, है ना, तो वो आपको उसी फॉर्मेट में ही आपको लेना है। आपके पास जो पहले से हैं उनको आप उसके आधार पे आप नए फॉर्मेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। जनरली कलेक्ट्रेट में, है ना, SDM साहब या फिर कलेक्टर साहब के पास आपको ये सारे दस्तावेज साइन होकर मिलेंगे, ठीक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़िए। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन 10th के मार्कशीट में। 10th के मार्कशीट में आपका नाम, आपके पिता का नाम और जन्म की तिथि, ये 3 चीज़ें जो हैं जो 10वीं के मार्कशीट में जैसी हैं वैसे ही आप लिखेंगे। हस्ताक्षर आपके रनिंग हैंड में होंगे, कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है। जहाँ पे हस्ताक्षर करना है आपको साइन मारना है ना, अपना नाम नहीं लिख देना हस्ताक्षर की जगह, ठीक है। ये जो वैकेंसी में जितने पोस्ट हैं ये प्रोविज़नल है, ये कभी भी बदले जा सकते हैं, ज़्यादा या कम इसको किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके काम की चीज़ों को हाईलाइट करने का प्रयास किया है। चलिए मेडिकल में आ जाते हैं, जिस मेडिकल का हमने बात किया था। तो इसमें 4 टाइप के पोस्ट है। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इनके लिए A2 स्टैंडर्ड लागू है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का, जिसमें आँख आपका 6/9 हो सकता है, नियर विज़न जो है 0.6 हो सकता है। फिर वहाँ पे आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो आपको बायनाकुलर विज़न, मतलब आप दूर का कितना देख सकते हैं, नाइट विज़न रात को कितना देख सकते हैं, है ना, या फिर आपको डिस्टेंस का, कम डिस्टेंस का या ज़्यादा डिस्टेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सब चीज़ों को उन लोग चेक करेंगे, ठीक है। बनिस्बत इन दोनों के जो आपका जो है कमर्शियल वाला जो पोस्ट है, सुपरवाइज़र वाला पोस्ट है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े कम है और सबसे कम स्टैंडर्ड है क्लर्क के लिए। अगर आपको आँख की प्रॉब्लम है, आप अपने विज़न साइट को पहले चेक कर लीजिए आप किस में क्वालिफाई हो रहे हैं और उसके हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस भरिएगा, ठीक है। इन पोस्टिंग्स का ग्रेड पे ज़्यादा है, लेकिन बेटा अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो आप इन पोस्टिंग्स को अपने प्रेफरेंस में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेडिकल अनफिट होने के बाद आपकी पूरी मेहनत पानी में चले जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन कैंडिडेट ने आँख के लिए लेसिक सर्जरी कराया है वो A2 और A3 सेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो A2 सेक्शन में क्या क्या पोस्ट है जिन लोगों ने लेसिक सर्जरी करवाया आँख में? स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये जो आँखों में जिन्होंने सर्जरी करवाई है उन लोग इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात आ गई यहाँ पे, 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से ही आपको अपना जन्म तिथि, पिता का नाम, अपना नाम भरना है, ठीक है। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ीस,
एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको 500 और 250 अपने कैटेगरी के हिसाब से लगेगा। 500 में से 400 रुपये आपको वापस मिलेंगे। कब? जब आप स्टेज 1 का CBT एग्ज़ाम देंगे, जब आपका स्टेज 1 का पेपर देने जाओगे, जैसे ही आप अपीयर हुए उनके रिकॉर्ड में चढ़ा, तो आपका जिस खाते से आपने पेमेंट किया है उसी खाते में पैसा वापस आ जाएगा, है ना। और जिनको 250 रुपये लगना है उनका पूरा 250 रुपये वापस आ जाएगा। 250 रुपये किसको किसको लगना है? विकलांग, महिला, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, है ना, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, या फिर EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है। इनको 250 लगना है, बाकी लोगों को 500 लगना है। तो 500 का 400 वापस आएगा, 250 का 250 वापस आएगा। अब आप किसी साइबर कैफ़े या किसी दुकानदार चॉइस सेंटर वाले से फॉर्म भरवाते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि वो अपने खाता से अगर वो पेमेंट कर रहा है तो उसी के ही खाते में रिफ़ंड आ जाएगा, है ना। तो आप याद से, अगर वहाँ से वो अपने खाता से पेमेंट कर रहे हैं तो रिफ़ंड का कौन सा खाता है आपको अलग से अपना खाता डलवाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान देंगे, अपना अकाउंट नंबर रिफ़ंड सेक्शन में डलवाएंगे, ठीक है। नहीं तो ये पैसा जो है वो दुकान वाले को ही सब लोगों का पैसा आ जाएगा, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने जिस भी टाइप का कंसेशन लिया होगा उसके संबंधित उनको कागज़ वहाँ पे प्रस्तुत करने पड़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, है ना, इसको EBC को आप OBC के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप गलती से भी OBC कैंडिडेट जो है हम EBC हैं ऐसा करके आप फॉर्म मत डाल देना भैया, ठीक है। OBC अलग है और EBC अलग है, ठीक है। और जिन्होंने फर्स्ट CBT अटेंड करेगा उसको उनका पैसा वापस मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कंडीशन क्या होता है, हमको कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे रेलवे ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी पूरा डिटेल बता दिया है। कौन कौन लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं आएंगे? जिनका 5 एकड़ या उससे ज़्यादा का खेत है, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, या फिर जिनके पास 900 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल प्लॉट है शहरों में, या ग्रामीण एरिया में जिनके पास 1800 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल प्लॉट है ना। चलिए, इतने लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं आएंगे। और आपके नाम से हो ये ज़रूरी नहीं है, पूरे परिवार में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिवार में कौन कौन आएंगे? आपके माता पिता आएंगे, या आपके भाई बहन जो 18 साल से कम है वो आएंगे, है ना। तो ऐसा ना हो कि किसी दूसरे के नाम पे है, आपके पूरे परिवार का देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत सारी बातें जो हैं वो रिपीटिटिव लिखी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके काम की नहीं हैं, और जिनसे संबंधित जो बातें हैं उनको आप ज़रूर नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। NOC सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने पहले रेलवे का फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट क्रिएटेड होगा। अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के समय जो आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे वो परमानेंट हो जाएगा, वो बदलेगा नहीं। तो हमेशा अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी थोड़ा सावधानी से भरेंगे, जिस पे फिर आप भविष्य में बार बार उसी अकाउंट का यूज़ करके रेलवे के फॉर्म्स डाल सकते हैं। अब देखिए, पहला स्टेज CBT में क्या होगा। पहला स्टेज CBT आपका 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो विकलांग कैंडिडेट है उनको 120 मिनट मिलेगा पेपर देने के लिए। पहले भी हम बात कर चुके हैं, 1/3 नेगेटिव मार्क है, तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, 15 गुना कैंडिडेट, वो सेकेंड स्टेज CBT के लिए चले जाएंगे। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। क्या क्या सेक्शन है भाई? जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये 3 सेक्शन से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तैयारी के लिए आप जिन लोग कोचिंग जाते हैं या जिन लोग स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करते हैं उनको इससे संबंधित सारे चीज़ें मिल जाएंगे। ये आपका जो चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आने वाली है वो लिखा हुआ है यहाँ पे नोटिफिकेशन में, ठीक है। चलिए, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है भैया। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स मतलब आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट 40%, EWS 40%, OBC को 30%, SC को 30% और ST को 25%, ठीक है।
इसमें विकलांग लोगों को 2 नंबर की छूट मिलेगी। ये एकदम क्लियर है ना। कब मिलेगी? जब जो विकलांग सेक्शन में अगर इनको बच्चे कम मिल रहे हैं, है ना, जैसे कि आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको कम से कम 40% मतलब 40 नंबर लाना ही पड़ेगा। अगर 10,000 वैकेंसी है टोटल, है ना, 10,000 वैकेंसी में अगर हमारे 8,000 बच्चे ही 40 नंबर ला पाए, ठीक, तो 2,000 वैकेंसी आपकी लैप्स हो जाएगी जो आगे निकलेगी। ठीक है, 40 नंबर से कम वाले बच्चों को उन लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, तो वैकेंसी लैप्स हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, दूसरे स्तर में जो सीबीटी होगा वो 90 मिनट का सीबीटी होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहला सीबीटी आपका 90 मिनट का ही था, है ना, लेकिन 100 क्वेश्चन थे। अगला सीबीटी आपका 90 मिनट का हो रहा है और इसमें कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है। सेम वही 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा, ये उसका सिलेबस है। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन कैंडिडेट को क्लर्कियल पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट देना है ना, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी का, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का। ठीक, जब आपका राउंड 1-2 निकलेगा तो उसके बाद आपको इस चीज़ के बारे में और डिटेल जानकारी उस समय मिल जाएगी। अभी चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। ये आपकी वैकेंसी के बारे में बताया है कि कितना कितना आपको ये होना है ना। तो इन जो 5 वैकेंसीज़ हैं इसमें सब पहले सीबीटी होगा, दूसरा सीबीटी होगा सब में। ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कुछ नहीं होगा, सीधा फिजिकल होगा। क्लर्क लोगों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। चीफ सुपरवाइज़र कम टिकट का सीधा फिजिकल होगा। स्टेशन मास्टर के लिए फिर से एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, और उसके बाद इन लोगों का फिजिकल होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल मतलब दौड़ भाग वाला नहीं, मेडिकल टेस्ट होता है। रेलवे के जो हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल में आप जाएंगे, है ना, वहाँ पे आप जाके जो भी फॉर्म वॉर्म भर के फिर आपके अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं वहाँ पे। ठीक, अब चलिए कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या सावधानियाँ रखना है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सारे दस्तावेज जो आपको लगने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर आदि जो भी आपको लगने हैं, सबको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में, आपको जेपीईजी फॉर्मेट में आपको तैयार रख लेना है। फ़ोटोग्राफ जो है वो 20 से 50 KB का होगा। हस्ताक्षर जो है 10 से 40 KB का होगा। ST/SC सर्टिफिकेट हैं 50 से 100 KB के होंगे। ठीक है, और स्क्राइब फ़ोटो है ना, जिनको लगेगा, इनको लगेगा जनरली विकलांग कोटा वाले जो यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के 50 KB से आपका कोई फ़ोटो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर जो है वो 40 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे? अगर आपने खुद से इसको स्कैन किया है फ़ोटो खींच के मोबाइल के माध्यम से, तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, PDF साइज़ रिड्यूसर या फिर JPG। आप फ़ोटो खींच रहे हैं ना, तो JPEG रिड्यूसर, ठीक है, ये हो जाएगा। या तो कंप्यूटर दुकान वाले से कराएंगे तो वो सब आपको करके देता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम, ये आप कभी बाद में बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है दूसरे भाग में, एग्जामिनेशन फॉर्म के दूसरे भाग में। तो आप देखिएगा कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर कुछ एग्जाम्पल लिए थे, उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो आप क्लर्क और टाइपिस्ट ये वाले पोस्ट को प्रेफरेंस में डालिएगा। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, ये आप अपनी परिस्थिति देख के आप अपने प्रेफरेंस को सेट करेंगे। याद रखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल, अगर आप बाहर से दुकान से भरवा रहे हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट देना है रिफ़ंड के लिए उनको। ठीक है, अब ये देखिए जो फ़ोटोज़ हैं और सिग्नेचर हैं, इन सब का स्पेसिफिकेशन डिटेल में दिया है रेलवे ने, इसके बारे में बात करते हैं। कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा। ठीक है, साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ का 35 बाई 45 रहेगा। ये आपको एक प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके खिंचवाना है ना। हमेशा आप लोग, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, मोबाइल का फ़ोटो और ये सब यूज़ कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन, मार्कशीट, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, ITI में, स्कूल के एग्ज़ाम में, वो सब नहीं चलेगा भैया, है ना। इसमें साफ साफ लिख दिया है, मोबाइल का जो फ़ोटो है या खुद का जो फ़ोटो आप खींचते हैं, इससे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इमेज साइज़ जो है 20 से 50 KB, 100 DPI में आप इसको स्कैन करेंगे। आपका चेहरा जो है वो फ़ोटो के 50% में दिखना चाहिए। मेन फीचर्स ढके हुए नहीं होने चाहिए। मेन फीचर्स क्या होता है? आपका माथा, आपका कान, आपका नाक, आपका आँख,
तो फ़ोटो में आपका दोनों कान दिखना चाहिए, है ना, आपका दोनों आँख दिखना चाहिए, है ना। ये सब जो है बालों से नहीं या फिर स्कार्फ से या किसी भी चीज़ से नहीं ढकना होना चाहिए। जिन लोगों चश्मा लगाते हैं उनके चश्मे में फ्लैश का ग्लेयर ना आए, ये आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि माथा, आँख, नाक और आपकी ठुड्डी, चीन, है ना, होंठ के नीचे का हिस्सा, चीन, ठुड्डी, ये आपकी स्पष्ट दिखनी चाहिए फ़ोटो में, ठीक है। और आप जैसे फ़ोटो में दिख रहे हैं आप इस चीज़ को मेंटेन करें, आप सीबीटी वाले दिन भी वैसा ही दिखें, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बढ़ी हुई दाढ़ी में फ़ोटो खिंचा लिया है और सीबीटी वाले दिन गए तो वहाँ पे आपकी दाढ़ी गायब है, या आपने क्लीन शेव में फ़ोटो खिंचा है क्योंकि आपकी चीन दिखनी है भैया, और सीबीटी वाले दिन दाढ़ी बढ़ा के चले गए हैं, है ना। ऐसा टाइप का काम नहीं करेंगे। आपको कम से कम 12 कॉपी फ़ोटो रखनी है अपनी। रेलवे वाला देखो बता रहा है आपको 12 कॉपी फ़ोटो आपको रखनी है सेम, ठीक है। सिग्नेचर के लिए वाइट पेपर में काले इंक से साइन करना है। 50 बाई 20 का बॉक्स बना के उसके अंदर साइन करेंगे, फिर स्कैन करेंगे। रनिंग हैंड में होना चाहिए, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ब्लॉक लेटर में नहीं होगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 100 DPI के रिजोल्यूशन में स्कैन होगा। 50 बाई 20 का आपका फ़ोटो रहेगा, ठीक है। फ़ोटो का साइज़ जो है 40 KB के अंदर। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी स्टेज में आपका सिग्नेचर मिसमैच होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप जो हैं वो डिबार हो जाएंगे। और अगर आप डिबार लिस्ट में एक बार आ गए रेलवे के, तो आप भविष्य में कभी रेलवे के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये हमारे सामने की घटना है। मैं जब छोटा था तो हमारे एक पड़ोस वाले भैया जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में, उनके साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। उनका सिग्नेचर मिसमैच हुआ और उनको रेलवे ने डिबार कर दिया। वो बेचारे कभी रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। चलिए आगे ध्यान देंगे, ठीक है। इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शन, किस किस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा? जब फ़ोटो, सिग्नेचर इत्यादि गलत अपलोड होंगे। सिग्नेचर आपने कैपिटल लेटर में कर दिया है। आपके पास पूर्व निर्धारित शैक्षणिक पात्रता आपकी नहीं है। आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है। आपने बहुत सारे फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं या ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई कर दिए हैं। सिर्फ एक आरआरबी में एक एप्लीकेशन डालेंगे, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका नाम डिबार लिस्ट में है तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिबार लिस्ट में आप कैसे आएंगे? अगर आप पहली बार फॉर्म डाल रहे हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है और रेलवे आपको डिबार कर रहा है तो आप डिबार लिस्ट में आ गए। भविष्य में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म है तो आपका हॉल ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म। तो चलिए भाई, इसके बाद आपको हॉल टिकट आएगा, फिर आप जाएंगे, फिर आप वेरिफिकेशन कराएंगे डॉक्यूमेंट का। जब आपके पेपर ऊपर निकल जाएगा, है ना, तो जितने कॉपी में वो बोलेगा उतने कॉपी में आपको लेके जाना है एंड ऑल दैट। यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये सब आरआरबी का लिस्ट है कि आप कौन से आरआरबी से अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि किस आरआरबी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और कौन सा आरआरबी आपके घर का है ना। इन सब के डिसाइडिंग फैक्टर के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। जैसे कि कहीं पे बहुत ही कम वैकेंसी है, ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये आप खुद से डिसाइड करो, क्योंकि भैया जिस आरआरबी में आप जॉब करोगे आप मान के चलो ज़िंदगी भर उधर ही अटकना है कि वापस में आपको आने के लिए बहुत तकलीफ़ होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो के आखिरी में हम लोग वैकेंसीज़ देख लेते हैं। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है एनेक्सर 1, ठीक है। आपको शासन से जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है अपने राज्य शासन से, ठीक है, उस सर्टिफिकेट को लेके, उसकी कॉपी लेके इस फॉर्मेट में आप भर के कलेक्ट्रेट में जाके इसको आप जमा करिए एसडीएम साहब के पास, है ना, या कलेक्टर साहब के पास, और उनसे सील साइन लेके आइए। वो भी कब? 13 तारीख के पहले, ठीक है। और ये जो है कैटेगरी वाले हमारे भाई बंधु जो हैं ST SC कैटेगरी के, उनको ये स्कैन करके रेडी रखना है अपलोडिंग के लिए, है ना। वैसे ही OBC का सर्टिफिकेट है, ये सब आपको 13 तारीख के पहले इस फॉर्मेट में आपको कर लेना है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब हमारे कलेक्टर साहब, डिप्टी कमिश्नर या नहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन आपका ये साइन कर सकते हैं। बहुत सरल सा मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आप SDM ऑफिस जाइए, वहाँ आपका साइन हो जाएगा ईजिली, ठीक है। और ये सब अलग अलग प्रकार के डिक्लेरेशन है जो इन लोगों ने दिए हुए हैं। जो जो कैटेगरी आपका अप्लाई होगा उसका आप प्रपत्र इसमें से देखेंगे। आप इस धोखे में बिल्कुल नहीं रहेंगे कि मेरे पास पहले से प्रमाण पत्र है, मुझे इस प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इनके फॉर्मेट में आप प्रमाण पत्र लीजिए और 13/10 के पहले लीजिए,
ठीक है, अब चलिए आखिरी में, हम वीडियो के आखिरी में वैकेंसीज़ देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी हैं। ये आपको PDF के सबसे आखिरी में आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे अहमदाबाद में 516 वैकेंसी है, अजमेर में 132 वैकेंसी है ना। ऐसे अलग अलग RRB में वैकेंसी है। बेंगलोर में जो है 496 वैकेंसी है, भोपाल में 155 वैकेंसी है। और आपको अपनी कैटेगरी भी देखना है भैया कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं और कितनी कितनी आपके पास वैकेंसीज हैं, वो भी तो देखनी है आपको, है ना। चलिए, फिर आपका ये आ गया RRB बिलासपुर। RRB बिलासपुर में आपके पास, है ना, देखते जाइए, अनरिजर्व जो है वो 273 सीट है ओवरऑल। SC का उसमें 88 सीट, ST का 51 सीट, OBC का 168 सीट, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 69 सीट। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। इसी में फिर ये जो है आपके वर्टिकल आरक्षण हो जाएंगे। वर्टिकल आरक्षण जो है वो इसी में ही रे से कटता है बेटा, है ना। तो टोटल जो है 649 सीट हैं आपके पास बिलासपुर बिलासपुर RRB में। ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट में जब से DVC हुआ है, DVC ही निकलता है मुँह से। चंडीगढ़ में 410 हैं। ठीक है, ऐसे ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको मिली है यहाँ पर, जैसे कि गुवाहाटी में 516 है। ऐसे आप देखते जाइएगा आगे आगे आगे। कोलकाता में 1382 है वैकेंसी। ठीक है, और मुंबई में 827 वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे है आपकी तिरुवनंतपुरम में 8113। ठीक, तो समझदारी से और बहुत ही सावधानी से आप अपना फॉर्म भरेंगे रेलवे का। ठीक है, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आते रहती है। अभी एक और नोटिफिकेशन आ चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बिल्कुल सावधानी से फॉर्म भरेंगे, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।